हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पहले एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में। अब जरा गौर कीजिए कि एकल कोशिका प्रोटीन होता क्या है। एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, यह किस प्रकार से काम करेगा। तो जब बात कीजिएगा एकल और कोशिका की, तो एकल कोशिका का मतलब हो गया कि एक कोशिका वाला, एक कोशिका वाला। और प्रोटीन तो पता ही है आप लोगों की, प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक प्रकार का पोषक तत्व है जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कब? जब आपके बॉडी का डेवलपमेंट की बात हो, बॉडी के अंदर वृद्धि और विकास की बात हो, शरीर के अंगों की वृद्धि की बात हो, लंबाई वृद्धि की बात हो, हर काम में आपके लिए क्या उपयोगी होता है? प्रोटीन उपयोगी होता है। लेकिन बात यह आती है कि जिस रेशियो में हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए, क्या उस रेशियो में हम बाहरी खाद्य पदार्थों से क्या उस प्रोटीन को प्राप्त कर पाते हैं, या फिर उसकी पूर्ति करने के लिए हमें बाहरी रूप से कोई दवा का सेवन करना पड़ता है? बाहरी रूप से दवा का सेवन करना पड़ता है। मतलब क्या? हमें जानना यह है कि हम बाहरी रूप से दवा के द्वारा प्रोटीन की पूर्ति करते हैं, या फिर खाद्य पदार्थों से हम पूर्ति करते हैं प्रोटीन की। ये दो बातें हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनरली तो हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाने के लिए भाई दाल खा लो, प्रोटीन मिलेगी। दूध पियो, प्रोटीन मिलेगी। सोयाबीन खाओ, प्रोटीन मिलेगी। ये सभी तो हमें पता है कि इन सभी चीजों से प्रोटीन हमें प्राप्ति होती है। लेकिन जरा गौर करने वाली बात यह है कि जिस अमाउंट में हम भोजन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, जितना हम सेवन करते हैं, क्या उतने से हमारे बॉडी के अंदर जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल हो जाती है? जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर का वजन लगभग 50 kg है, लगभग 50 kg है, तो आपको 5 से 10 ग्राम प्रोटीन देनी चाहिए लगभग। अब 5 से 10 ग्राम आपको डेली चाहिए प्रोटीन, तो क्या 5 से 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त करने वाले पोषक तत्वों का सेवन आप कर पाते हैं? क्या दाल उतने अमाउंट में खाते हैं जितने अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन पूरी हो जाए? क्या दूध इतना पीते हैं? क्या सोयाबीन इतना खाते हैं आपके आपके बॉडी के प्रोटीन हो जाए? तो जनरली आप अगर तुलना करेंगे तो मालूम चलेगा कि जिस अमाउंट में आप दाल का सेवन करते हैं, या दूध का सेवन करते हैं, या सोयाबीन या किसी अन्य स्रोत का जो सेवन करते हैं, वह इस अनुरूप नहीं कर पाते कि आपके बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो आप सोच रहे हो कि नहीं सर, हम लोग तो बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला आइटम खाते हैं। तो प्रोटीन वाला आइटम खाने से नहीं होता, देखना यह भी होता है कि उसके अंदर प्रोटीन का लेवल कितना परसेंट है। मान लीजिए हम दाल खाते हैं, दाल एक दिन में मान लीजिए 50 ग्राम बना। कितना ग्राम बना? 50 ग्राम बना। 50 ग्राम में 3 आदमी खाने वाले, 3 मेंबर खाने वाले 50 ग्राम में। 50 ग्राम एक आदमी दाल तो नहीं खाएगा, कम से कम 2-3 आदमी तो कम से कम खाएगा। 3 आदमी बना। अब देखना यह है कि इस 50 ग्राम दाल के अंदर कितना परसेंट प्रोटीन होता होगा। मान लीजिए कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता होगा, तो 1%, 2%, या खूब से खूब मान लीजिए 5% प्रोटीन होता होगा। तो 5% अगर प्रोटीन होता भी होगा तो कितना ग्राम हुआ? 2-2.5 ग्राम हुआ। अब 2-2.5 ग्राम मान लीजिए कि 3 बड़े आदमी अगर खा ले, तो 3 आदमी में खाने का मतलब कि 1 ग्राम से भी कम पड़ गया आपका। तो बताइए इस रेशियो में आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन चाहिए, क्या प्रोटीन फुलफिल हो रहा है? क्या नहीं हो रहा भाई। जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन आप ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोटीन का लेवल आपके बॉडी को ज्यादा चाहिए, और आप जो ले रहे हैं उनके अंदर अवशिष्ट पदार्थ ज्यादा है और प्रोटीन कम है। तो आखिर बात ये आती है कि हमारे शरीर को जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन देगा कौन? जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपको खुले में सोयाबीन मिलते हैं आपको,
तो वो सोयाबीन जो आप लेते हैं और सोचते होंगे कि आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन मिल रहा है, तो ये कतई नहीं सोचिए कि उससे आपको प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन आपको किससे मिलेगा? जो आपका पैकेट वाला प्रोटीन आता है, जो आपका सोयाबीन आता है, उसके अंदर प्रोटीन का लेवल होता है। क्योंकि बाहर जो बिकता है वो तो सिंटी होता है, वो तो सोयाबीन का आपका छाड़ होता है बचा हुआ भाग, तो उसमें प्रोटीन का लेवल कितना ज्यादा रहेगा? नहीं रहता है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। जैसे दूध है, तो अब दूध के अंदर आपने क्या कर लिया? दूध के अंदर पानी मिला दिया और पानी मिला के तब पी रहे हैं आप। तो समझिए कितना दूध का लेवल अंदर जाएगा, तो कितना कैल्शियम कितना प्रोटीन आपको मिलेगा, उसी के अनुसार आपके बॉडी में काम करेगा। तो ये ध्यान रखना हमें कि प्रोटीन जितना चाहिए हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। हमारा सामान्य भोजन जनरली हमारे प्रोटीन की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, इसलिए शरीर का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। ये मैं एवरेज केसेस की बात कह रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हो जिनके प्रोटीन को फुलफिल करने वाले, जैसे रोज फ्रूट्स का सेवन करते हो, रोज दिन आपका पनीर या फिर किसी ऐसे आइटम्स का लेते होंगे जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती होगी, तो उनके बॉडी को फुलफिल हो जाता होगा। लेकिन अधिकांश जो सामान्य रूप से करते हैं उनके अंदर प्रोटीन की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो बात आती है कि इन सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अब समझिए कि इसके अंदर 1 से 2% या 5% या फिर आपका 10% तक आपका प्रोटीन होगा। जरा सोचिए कि 10% वाला प्रोटीन के जगह पे अगर मुझे कोई ऐसा आइटम मिले जिसके अंदर प्रोटीन का आपका क्या हो जाए, लेवल थोड़ा ज्यादा मिले, प्रोटीन हमें ज्यादा मिले, तो हम कम अमाउंट में भी लेंगे तो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात आती है कि ऐसा कौन चीज है जिसके अंदर प्रोटीन का आपका मात्रा कम में ही ज्यादा मिलेगा। जरा गौर कीजिए तो समझ में आएगा। देखिए, प्रोटीन बनने के लिए मैंने आपको एक चीज संरचना इसकी बताई थी। इसमें मैंने बताया था कि प्रोटीन कब बनेगा, जब एमिनो अम्ल जो होंगे, एमिनो जब एसिड्स होंगे, ये एमिनो अम्ल बीच में पेप्टाइड बॉन्ड से जुटेगा। किससे जुटेगा? पेप्टाइड बॉन्ड से जुटेगा। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड इन एमिनो अम्ल को जोड़ेगा तो बन के क्या तैयार होगा? हमारा प्रोटीन तैयार होगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो एमिनो अम्ल है, जो पेप्टाइड बॉन्ड है और ये जो एमिनो अम्ल है, इनके अंदर क्या होता है कि रुक्षांश की मात्रा यानी एक्स्ट्रा मटेरियल ज्यादा हो जाता है। इस वजह से प्रोटीन की मात्रा जो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर यह बॉन्ड ज्यादा जटिल न होकर अगर सरल बॉन्ड के रूप में रहे तो डायरेक्ट हमारे लिए क्या होगा? प्रोटीन के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब भी कोई पौधा एमिनो अम्ल को प्राप्त करता है तो प्रोटीन की बड़ी श्रृंखला बनाता है, जटिल श्रृंखला बनाता है। तो जटिल श्रृंखला बनेगा तो उसके अंदर पाचन भी मुश्किल हो जाएगी। जैसे दाल ज्यादा खा लीजिए तबीयत खराब हो जाएगा, आपका बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। दूध ज्यादा पीजिए तबीयत खराब हो जाएगा। मतलब उसके अंदर संरचनाएं बहुत जटिल होती है। तो बात आती है कोई ऐसी संरचना जो सरल संरचना हो। जब संरचना सरल होगी तो हमारे बॉडी के अंदर पाचन भी आसान तरीके से होगा। पेप्सिन जो काम करेगा प्रोटीन पे और पेप्सिनोजोन जो बनाएगा उसमें आसानी होगी हमारे बॉडी को। तो उसके लिए बात आती है कि एकल कोशिका प्रोटीन लेना पड़ेगा। एकल कोशिका प्रोटीन का मतलब कि कोई ऐसा पौधा जो एक कोशिकीय रूप में हो। अब इनके बीच में धरती से इनके जमीन तक आपका पूरे बॉडी तक ले जाने में स्पेस कम है, जगह कम है, आकृति छोटी है, तो इसके पास एमिनो अम्ल का बड़ा बॉन्ड नहीं बनेगा, बड़ी श्रृंखला नहीं बनेगी। इनके बीच में श्रृंखला बनेगी, लेकिन यह श्रृंखला कैसी होगी? यह श्रृंखला छोटी होगी। और यह श्रृंखला जब छोटी होगी तो यह सरल आकृति बनाएगा। और जब सरल आकृति प्रोटीन का बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एकल कोशिका प्रोटीन। और यह एकल कोशिका प्रोटीन जो होगा यह हमारे बॉडी के अंदर अगर लिया जाए तो हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि कितना ज्यादा आपको प्रोटीन मिल सकता है। किससे? एकल कोशिका प्रोटीन से। जैसे देखिए, एक होता है आपका एस्पाइरुलिना मैक्सिमा, एस्पाइरुलिना मैक्सिमा।
इस स्पाइरुलिना मैक्सिमा से आपके बॉडी के अंदर लगभग 60% प्रोटीन मिलेगा, यानी इसके पूरे बॉडी का या इस एकोशिकीय पौधे के लगभग 60% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट मिलेगा? 60% प्रोटीन मिलेगा। तो समझिए कि इसके अंदर 60% मतलब कि अगर आप 10 ग्राम भी अगर खाते हैं, 10 ग्राम भी अगर स्पाइरुलिना मिलता है तो इससे आपके बॉडी के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन डायरेक्ट मिल जाएंगे। 10 ग्राम भी अगर इसका खाते हैं आप तो 6 ग्राम प्रोटीन सीधा मिल जाएगा आपको, बॉडी के रिक्वायरमेंट ऐसे ही पूरा हो जाएगा आपको। तो वो कहता है कि ऐसे जो आपको प्रोटीन प्राप्त होते हैं यही प्रोटीन आपकी एकल कोशिका प्रोटीन कहलाती है, और ये हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर देती है। ठीक है, तो हम ऐसे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे प्रोटीन के उत्पादन के लिए हमारे देश में भी इसके लिए क्या होती है जी, आजकल ज्यादा से ज्यादा इसके उत्पादन पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि प्राकृतिक रूप में आपके बॉडी के अंदर की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी दवा का सेवन बाहर से नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है आप लोग को? आशा फ्रेंड्स एकल कोशिका प्रोटीन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा उत्तक संवर्धन की। राइट, चलिए बात करते अगली टॉपिक उत्तक संवर्धन की। उत्तक संवर्धन की, ठीक है। उत्तक संवर्धन के अंदर दो वर्ड आते हैं आपके, एक तो होता है उत्तक अर्थात कोशिकाओं का समूह। उत्तक का मतलब क्या? कोशिकाओं का समूह, पहला केस। दूसरा क्या आता है? संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि। मतलब क्या? कोशिकाओं का जो समूह है उत्तक, इसकी जब वृद्धि की बात करेंगे, इनसे जब वृद्धि होगी, इनसे जब नए जीव की उत्पत्ति होगी, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? उत्तक संवर्धन। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जीवों की उत्पत्ति के लिए हमें क्या चाहिए, या तो लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, या उससे भी ज्यादा हमने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, कृत्रिम तरीके से प्रजनन कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बात जो आती है यहाँ पर, यह ना कृत्रिम तरीके से की बात आती है, ना ही यह लैंगिक जनन की बात करता है, ना अलैंगिक जनन की बात करता है। ये कहता है कि आपके बॉडी के कायिक कोशिका जो होती है, उत्तक वाला हिस्सा जो होगा, उस उत्तक वाले से पूरी बॉडी का निर्माण हो जाएगा, पूरी संरचना बन के तैयार हो जाएगी। तो यही जब बात कहता है, जब किसी पौधे के, ध्यान से समझिए, जब किसी पौधे के कि शरीर के किसी भी हिस्से का, जब किसी पौधे के उत्तकों की मात्रा से कंप्लीट पौधा तैयार हो जाए। कंप्लीट क्या तैयार हो जाए? कंप्लीट पौधा तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। तो उस जब कंप्लीट पौधा तैयार हो जाएगा तो उससे आप क्या कहेंगे? तो उससे कहेंगे आप उत्तक संवर्धन। सीधे शब्दों में कहे तो कंप्लीट पौधा तैयार जो होगा सिर्फ उत्तक के माध्यम से होगा। समझिए कि पौधे का एक छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा हिस्सा उत्तक लेंगे, और इस उत्तक से हमें पूरा नया पौधा तैयार हो जाएगा, पूरा नया पौधा बनके एक तैयार होगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि पौधा एक उत्तक से बनेगा कैसे। पौधे के अंदर जब कोई भी जनन की क्रिया नहीं हो रही है तो पौधा फिर बनेगा कैसे? तो दरअसल बनने के पीछे रीजन भी है कि जो पौधे के शरीर के अंदर जिस प्रकार की वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, वह सारे पोषक तत्व हम इसको बनाने के लिए देंगे। कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए ये एक मेरा कंटेंट आपका क्या होगा, एक कंटेनर होगा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, उत्तक की जो छोटी मात्रा हम लेकर आएंगे, इस उत्तक की छोटी मात्रा हम डाल दिए। इसके विकास के लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए, जिंक चाहिए, लो भाई जिंक। इसके विकास के लिए कैल्शियम चाहिए,
ये रहा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद मैग्नीशियम तो है ही। मतलब जितने रिक्वायरमेंट के लिए पोषक तत्व चाहिए वो सूक्ष्म मात्रिक हो, बृहत मात्रिक हो, सभी पोषक तत्वों को हम लोग इसके अंदर प्राप्त कराएंगे। अब क्या होंगे कि जब सारे पोषक तत्व इसके अंदर हम देंगे, जिंक, सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, इसके अलावा भी और भी पोषक तत्व है, मैग्नीज हो, फेरस यानी कि आयरन हो, ये जितनी मात्रा सब अवेलेबल कराएंगे। यह पोषक तत्व जब अवेलेबल कराएंगे तो यह पोषक तत्व जो होगा दो तरह के हो सकते हैं। या तो यह पोषक तत्व हमें लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा? लिक्विड में। तो लिक्विड में रखने का मतलब क्या हो गया कि द्रवभूत अवस्था में। या फिर हम क्या करें, हम इसको क्या कर सकते हैं कि ठोस के रूप में भी दे सकते हैं। किस ठोस में? तो अर्ध ठोस के रूप में। किसके रूप में? अर्ध ठोस के रूप में। तो अर्ध ठोस के रूप में आप कैसे दीजिएगा? तो कहता क्या है कि जो तरल रूप में आपके पास पोषक तत्व है उसमें एगार मिला दीजिए। उसमें क्या मिला दीजिए? एगार मिला दीजिए। जब एगार मिलाएंगे तो वह अर्ध ठोस के रूप में बदल जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि एगार क्या होता है, तो आपको पता होगा कि शैवाल से हमें एगार प्राप्त होता है। ठीक है, अगर उसको मिला दीजिएगा तो वह अर्ध ठोस के रूप में परिणत हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो इनको जो पोषक तत्व हमें इस उत्तक को देना है, इस उत्तक के विकास के लिए जो पोषक तत्व हमें देना है, यह पोषक तत्व दो अवस्था में रह सकता है, एक लिक्विड अवस्था में, दूसरा अर्ध ठोस अवस्था में। जब लिक्विड अवस्था के साथ में इसमें एगार एगार मिला देंगे हम, इसमें क्या मिला देंगे? एगार एगार अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अर्ध ठोस अवस्था में बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या होगा कि उत्तक का विकास संभव हो पाएगा, क्योंकि सभी पोषक तत्व तो मिल रहे हैं। उसके बाद क्या, हर तरह की आपका पानी से लेकर हवा से लेकर सभी तरह की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। जब सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरे होंगे तो बताइए इसका वृद्धि विकास होगा कि नहीं? बिल्कुल वृद्धि और विकास होगा, और यह नए पौधे के रूप में विकसित होकर सामने भी आएगा। ठीक है, तो यह जो आपका वृद्धि और विकास होगा, यह क्रिया ही हमारा क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन। यानी कि उत्तक के द्वारा नए पौधे को या नए जीव की उत्पत्ति करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्लियर है आप लोग को? उत्तक संवर्धन की क्रिया करते समय एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या? तो वो होता है अनुर्वरीकरण। अनुर्वरीकरण आप सोच रहे हैं क्या होता है? जरा समझिए। क्या होता है कि हमने मान लीजिए कि हमने उत्तक ले लिया, बाहर से हमने क्या कर लिया कि उत्तक हमने प्राप्त कर लिया। अब उस उत्तक से हमें पौधे तैयार करने, लेकिन क्या है कि जब उत्तक को हम लेके जाएंगे तो उस उत्तक को जिस कंटेनर के अंदर हमने जो डाला है तो उसके अंदर सारा पोषक तत्व भी दिया है। तो बताइए इसके अंदर सूक्ष्मजीव अपना विकास करेगा कि नहीं करेगा? सूक्ष्मजीव अपना विकास करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जब पौधे खड़े रहते हैं, उनका शरीर नॉर्मल कंडीशन में रहता है, तब तो सूक्ष्मजीव परेशान करता है, और यहां पर तो इनकी सुरक्षा देने के लिए पौधे का कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी उपस्थित नहीं है। तो बताइए इस कंडीशन में इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? तो उस कंडीशन में सूक्ष्मजीव का विकास होना लाजमी है, और सूक्ष्मजीव का विकास यहाँ पर बहुत तेजी से होता है। सूक्ष्मजीव का विकास यहाँ पे कैसे होता है? बहुत तेजी से होता है। जब तेजी से सूक्ष्मजीव का विकास होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस तेजी से विकास को रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकेगा कौन? इसको रोकेगा कौन भाई? तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन सभी पोषक तत्वों की या जो भी चीज जो उत्तक है सभी का हमें अनुर्वरीकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अनुर्वरीकरण। अनुर्वरीकरण करना पड़ता है। अनुर्वरीकरण का मतलब क्या? हमें क्या करना है कि उसके अंदर कोई भी सूक्ष्मजीव नहीं मिले।
तो सभी के अंदर सूक्ष्म जीव निकालने के अलग अलग तरीके हैं। किसी को गर्म कर दीजिएगा ज्यादा टेम्परेचर तक तो भाग जाएगा, किसी को ज्यादा ठंडा कर दीजिए तो भाग जाएगा, किसी के अंदर केमिकल डाल दीजिए तो कुछ सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। तो हर पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को मारने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपका भोजन खराब नहीं हो, इसके लिए आप क्या करते हैं कि भोजन को फ्रीज में डाल देते हैं, टेम्परेचर लो हो गया, सूक्ष्म जीव खत्म, सूक्ष्म जीव का काम बंद। उसके बाद क्या, मान लीजिए कि आपको दूध के अंदर के सूक्ष्म जीव को मारना है तो उसे गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद आप क्या करते हैं कि गर्म करने के बाद उसमें का खत्म हो जाता है। फिर अगर बात करते हैं अगर पानी के अंदर आपको सूक्ष्म जीव को मारना होता है तो उसके लिए फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं करना उसके बाद दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हर जगह पे सूक्ष्म जीव को मारने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर भी हमें अनुवर्णीकरण के द्वारा इसी विधि का इस्तेमाल करना है जिनके द्वारा हम क्या कर सके, इनके अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सके, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हमारे नए पौधे जो बनेंगे उनके वृद्धि विकास के लिए बहुत बड़ा बाधा बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका अनुवर्णीकरण करना है। ठीक है, तो अब अनुवर्णीकरण जो होगा वह सबका अलग अलग रूप में होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए पहला इसका आता है, फर्स्ट नंबर जो अनुवर्णीकरण करना है आपको, इसमें आता है पोषक माध्यम। पोषक माध्यम, पोषक माध्यम जो हमें यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, जो पोषक तत्वों के लिए हम जो यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो कुछ भी अवेलेबल कराएंगे उसको क्या करना है हमें कि 15 से 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक इसे हमें गर्म करना है। अब आप लोग में से बहुत कोई सोच रहा होगा सर अगर पोषक तत्व है अगर गर्म करेंगे तो उसमें का पोषक तत्व बहुत सारे उड़ भी तो जाएंगे, जैसा आयोडीन है ज्यादा अगर गर्म कर दीजिएगा तो उड़ जाएगा, खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व है गर्म करने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो दरअसल क्या करना है कि गर्म करते समय एक सावधानी रखनी है कि उसके ऊपर एक पतला झिल्ली डाल देना है, जिस झिल्ली से होकर आपके पोषक तत्व जो होंगे बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन पोषक तत्वों के साथ जो सूक्ष्मजीव होंगे वह नष्ट हो जाएंगे। क्लियर है आप लोग को? तो क्या करना है कि पोषक माध्यम जो है आपके पास, जो पोषक तत्व इसके लिए आप दे रहे हैं उसको आपको 15 से 20 मिनट तक गर्म करना है। उसका भी आपका लिमिटेशन है कि कितना टेम्परेचर आपको देना है, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें आप दीजिएगा। और कितने मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यह पोषक तत्व लगभग सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाएगा। क्लियर है, पहला काम। दूसरा अगर देखिएगा तो क्या कहता है कि जो बर्तन है, जो कंटेनर आपने लिया है, जो कांच की सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कांच की जो सामग्री, जो बीकर इस्तेमाल करते हैं या जो भी कंटेनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको 3 से 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक इसे भी आपका उबलते हुए पानी के अंदर इसे रखना है, ताकि इसके अंदर क्या हो जाए, इसके अंदर का जो भी आपका बेकार आइटम है, जितने भी सूक्ष्मजीव वगैरह चिपके होंगे वह आपके नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे मतलब कि इसके अंदर भी सूक्ष्मजीव का मात्रा खत्म। तो दो चीजें हो गई कि इनके अंदर पोषक पदार्थ, और दूसरा नंबर क्या, जिस कंटेनर में हम कर रहे हैं वो कंटेनर शुद्ध हो गया। दो चीजें हो गई। अब बात करते हैं अगर तीसरे की। तीसरा क्या होता है कि पादप सामग्री जो हमने प्राप्त किया, तीसरा जो होता है आपका, यह जो हमने जो आपका उत्तक प्राप्त किया है, इस पादप सामग्री के अंदर, इस पादप सामग्री के अंदर भी तो हो सकता है कि इनके अंदर सूक्ष्मजीव खुद लेके आया हो। तो उस कंडीशन में इस पादप सामग्री को भी हमें क्या करना है, गर्म करना है। इसके अंदर से आपका क्या करना है, जो सूक्ष्मजीव है उसको नष्ट करना है। अर्थात क्या, पादप सामग्री को भी हमें अनुवर्णीकरण करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या करना पड़ेगा कि हमें, अगर मान लीजिए कि हमने ये तीनों कर लिया तो काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम ये पादप सामग्री को इस कांच के सामग्री के अंदर डाल के उसके अंदर हम क्या कर देंगे, पोषक माध्यम को डाल देंगे,
अब डालने के बाद यह जब बन के तैयार होगा मटेरियल, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, किसी स्थान पर ले जाके रखेंगे ना जी, स्थानांतरण करेंगे ना। तो यह स्थानांतरित जो क्षेत्र होगा उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसे भी सुरक्षित हमें करना पड़ेगा। अर्थात क्या, स्थानांतरित क्षेत्र, यानी यहां से जो स्थानांतरण होगा वह क्षेत्र भी हमें क्लीन एंड क्लियर चाहिए। क्लीन एंड क्या चाहिए, क्लियर चाहिए। क्लीन एंड क्लियर का सेंस यही है कि उनके अंदर सूक्ष्मजीव का किसी भी रूप में आक्रमण होने वाला कोई भी आशा हमें वहां पे नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड हो गए जिनके मेथड से हम अनुवर्गीकरण कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को। अब हमने मान लीजिए कि ये सबको शुद्ध भी कर लिया, अब इनके अंदर क्या कर लिया कि पोषक तत्व तो हमने डाल भी दिया और ये वृद्धि और विकास भी करना शुरू कर दिया। अब वृद्धि विकास शुरू किया, अब वृद्धि विकास में जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे इसके अंदर वृद्धि होगी, जैसे जैसे बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद इसको आप ले जाकर दूसरे जगह पे रखना पड़ेगा। तो जब ये वृद्धि और विकास कर लेगा, तो ये वृद्धि और विकास के जब स्तर पे पहुंचेगा तो उसे हम लोग कैलस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैलस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बार बार कि कैलस क्या होता है। तो क्या होता है कि जो उत्तक संवर्धन विधि के अंदर जो उत्तक है वह इस रूप में विकसित हो जाता है कि वहां से वह नए जीवों के रूप में, नए पौधे के रूप में वृद्धि विकास कर सके, तो वह अवस्था क्या कहलाती है, कैलस कहलाती है। क्लियर है। और इस कैलस के अंदर भी 3 और अवस्थाएं होती है। इस कैलस के अंदर भी 3 और अवस्थाएं होती है। ठीक है, अब 3 कौन कौन सी अवस्था होती है वो जान लीजिए आप। देखिए, इसके अंदर 3 अवस्था में होगी, एक लैग फेज, एक होता है आपका लैग फेज, दूसरा क्या होता है कोशिका विभाजन का फेज, कोशिका विभाजन का फेज, और तीसरा होता है रीजेनरेशन का फेज, रीजेनरेशन का फेज। क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि 3 फेज हो गए, एक लैग फेज, कोशिका विभाजन का फेज और रीजेनरेशन का फेज। तो इसमें क्या होगा कि ये क्या करेगा तीनों फेज में, वो समझिए आप। लैग फेज में क्या करता है कि यह कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है। कोशिका विभाजन के लिए क्या करेगा, यह प्रिपरेशन करेगा, तैयार होगा। तैयार होगा मतलब क्या, किसके लिए तैयार होगा, तो कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए। लेकिन कोशिका विभाजन यहां पर शुरू नहीं होती है। ठीक है, यह सिर्फ तैयार होगा। इस कंडीशन में कोशिकाएं विभाजित होंगी, कोशिकाएं विभाजित होंगी, और लास्ट वाले फेज में यह कोशिका विभाजित होकर यह परिपक्व अवस्था में आएगी, और परिपक्व से आपकी नए अवस्था, आपका नए रूप में, आपका नए जीव के रूप में उत्पत्ति के लिए कार्य करने लगेगी। तो यह कंप्लीट 3 फेज होते हैं कैलस का, और कैलस जो होता है यह उत्तक संवर्धन का सबसे आखिरी फेज होता है। क्लियर हो गया आप लोग। उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन किसी भी पौधे के कोशिका को, उत्तक के समूह को लेकर हम क्या करते हैं कि उनसे एक नए पौधे बनाने की कोशिश करते हैं। जितने पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर डालते हैं। अब उसके अंदर जो भी पोषक डालते हैं उसके अंदर सूक्ष्मजीव का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा विकास ना हो, इसलिए हम लोग सभी का अनुवर्गीकरण कर देते हैं। और उसके बाद हमें जब तैयार होता है तो वह फेज हमारा कैलस का होता है। कैलस के अंदर 3 फेज, लैग फेज, कोशिका विभाजन और रीजेनरेशन। कोशिका विभाजन से पहले वाला कंडीशन लैग फेज का, और कोशिका विभाजन के बाद वाला रीजेनरेशन का फेज कहलाता है। आशा फ्रेंड्स ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।